नमस्कार बच्चों, आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद शीतल में। हम आज शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ टू वेरिएबल, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। तो ये होता क्या है, हम लोगों ने हमारे पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था बहुपद यानी पॉलिनोमियल, जो कि केवल एक चर या एक वेरिएबल पर था। अभी इस चैप्टर में हम जो है वो दो चर वाले वेरिएबल के ऊपर दो रैखिक समीकरण जो है उनके ऊपर कैसे उनको सॉल्व किया जाता है, उनकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, क्या क्या मेथड है वो देखेंगे। तो जो हमारा फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म होता है हमारे लीनियर इक्वेशंस का, वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। और दूसरे में एक को ले लेती हूँ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। आप यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पर x और y जो है मेरे दो चर है, और a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये जो है ये क्या है, मेरे रियल नंबर या कोफिशिएंट या गुणांक जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने ले ली मेरी लीनियर इक्वेशन पेयर, मतलब मेरा रैखिक समीकरण। रैखिक क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे जो चर है आप देखेंगे कि चर की घात कितनी है, 1 है। चर जो मेरे वेरिएबल है उनकी पावर कितनी है, 1 है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, ऑफ टू वेरिएबल दिया हुआ है इसलिए मैंने दो वेरिएबल क्या ले लिए, एक्स और वाई ले लिए। अब पेयर बोला इसलिए मैंने दो इक्वेशंस लिए, एक इक्वेशन नंबर मेरी फर्स्ट हो गई और एक इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब मुझे करना क्या है, तो मुझे इस पूरे चैप्टर में ये करना है कि मुझे देखना है कि एक्स और वाई की वैल्यू दो इक्वेशंस में क्या निकलती है, कैसे निकलती है, और उनके क्या क्या सॉल्यूशंस होते हैं। वैल्यू मतलब क्या, सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम 3 मेथड पढ़ेंगे। सबसे पहली मेथड हम पढ़ेंगे ग्राफीय मेथड, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो सबसे पहले जो सिंपल सॉल्यूशन है हम लोगों का कि ग्राफीय मेथड, उसमें हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ग्राफ पे कैसे पता चलेगा कि जो दोनों इक्वेशन है इनके कोई भी सॉल्यूशन है या नहीं, एक सॉल्यूशन है, एक मतलब यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो हमें पता कैसे चलेगा, वो हमें पता चलेगा अगर हमारी इस हमारा जो पहली इक्वेशन है इसको हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे, इस वाली इक्वेशन को हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। तो अगर हमें हमारा जो ग्राफ पेपर है वो इस तरीके से मिले कि मान लो मेरी पहली लाइन जो है वो यहाँ जा रही है और दूसरी लाइन मेरी यहाँ जा रही है, मतलब दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे को केवल एक ही पॉइंट पर कट करे या इंटरसेक्ट करे, तो क्या होगा, तो होगा कि इन दोनों जो मेरी इक्वेशन है उनका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा, एक होगा। ठीक है, मतलब दोनों अगर एक ही पॉइंट पर कट करती है, इंटरसेक्ट करती है आपस में, तो आपका जो लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन है वो क्या होगा, यूनिक होगा और एक होगा। मान लीजिए कि मेरी जो ये इक्वेशंस है ये जो है इस तरीके से कुछ चल रही है। मान लीजिए पहली इक्वेशन जो है वो ये जा रही है और दूसरी इक्वेशन उस तरीके से कुछ चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बहुत सारे पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। इस कंडीशन में क्या होगा, मेरा जो सॉल्यूशंस होंगे वो बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, इस तरीके की जो मेरी लाइनें होगी उन्हें क्या कहेंगे हम, संपाती लाइनें या कोइंसिडेंट लाइनें। ठीक है, अगर दोनों को एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्ट लाइंस। ठीक है, एक और पॉइंट, मान लीजिए मेरा पहला जो इक्वेशन है वो इस तरीके से जा रहा है और दूसरा जो इक्वेशन है वो इस तरीके से जा रहा है, मतलब दोनों लाइन ग्राफ पेपर पर एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, तब मेरे पास में इन दोनों इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई हल नहीं है। और ऐसी लाइनों को हम क्या कहते हैं, समांतर लाइनें या पैरेलल लाइंस कहेंगे। ठीक है, तो एक तो हम लोगों ने देखा कि ग्राफ पर लाइनों को प्लॉट करें तो हमें पता चल रहा है कि उसका सॉल्यूशन क्या है। एक और जो हमारी इक्वेशंस दे रखी है उसमें देखते हैं हम, अगर मान लीजिए ऐसा है कि a1 बाय a2 डज नॉट इक्वल है किसके, b1 बाय b2 के, a1 बाय a2 डज नॉट इक्वल है किसके, b1 बाय b2 के, तब क्या होगा, तब जो है यूनिक सॉल्यूशन होगा। तब क्या होगा, हमारे पास में यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब एक्स और वाई की एक वैल्यू जरूर होगी। मान लीजिए ऐसा है कि a1 बाय a2 बराबर है b1 बाय b2 बराबर है c1 बाय c2 के। ठीक है, तब क्या होगा, तब जो मेरे इक्वेशन है उनके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, मतलब उनके अनंत सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास में ऐसा है a1 बाय a2 इक्वल है b1 बाय b2 के, बट डज नॉट इक्वल है किसके, c1 बाय c2 के, तब क्या होगा, तब इसी कंडीशन में ये होगा
कि मेरा जो इक्वेशन है उनके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस पूरे चैप्टर में। ये जनरली ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है, आप लोगों को आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में भी इसको हेल्पफुल मिलेगी। तो इस क्वेश्चन फॉर्मूले को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। फॉर्मूला क्या है हम लोगों का कि अगर a1 बाय a2, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू हमको इक्वेशन से मिल जाएगी। तो अगर a1 बाय a2 b1 बाय b2 के बराबर नहीं है, मतलब क्या होगा, हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर a1 बाय a2 b1 बाय b2 c1 बाय c2 तीनों आपस में बराबर है तो हमारे पास में बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अगर a1 बाय a2 बराबर है b1 बाय b2 के, पर c1 बाय c2 के बराबर नहीं है, तब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आई होप सो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें इस चैप्टर में क्या करना है, कौन कौन सी मेथड्स पढ़नी है, और ग्राफीय मेथड से हमें कैसे पता चलेगा कि इक्वेशन से सॉल्यूशन है या नहीं, और फॉर्मूला मेथड से हमको कैसे पता चलेगा इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं। तो इसी के साथ में आप लोगों का प्रश्नावली 3.1 या एक्सरसाइज 3.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें आप लोगों को क्या दिया गया है, आप लोगों को कहा गया है कि कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, क्लास 10th के कोई भी 10 विद्यार्थी जिन्होंने एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, वहाँ पे ऐसा बोला गया कि अगर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो हमको बताना है कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के कितने थे और लड़कियां कितनी थी। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन मैंने मान लिया कि लड़कों की जो संख्या है, लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। मैंने माना क्या कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। अब हमें ये तो दिया गया है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 10 थे, तो मतलब लड़का और लड़की दोनों को मिलाकर 10 स्टूडेंट्स होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार लड़का और लड़की दोनों की संख्या मिलाकर कितनी है, 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फिर उसके बाद में आप पढ़ेंगे तो आपको दिया गया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, तो फिर वापस से अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लड़कियों की संख्या मतलब क्या, y, किससे, लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ x माइनस वाई विच इज इक्वल टू -4। इक्वेशन नंबर सेकेंड लिख सकते हैं, देख लीजिए आप, x इज इट इज है, y को मैं इधर लिए और 4 को इधर लिए, तो मेरे पास में ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब मुझे इन दोनों इक्वेशन को अभी ग्राफीय मेथड से सॉल्व करके देखना है कि इन दोनों इक्वेशन से लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो हम वैल्यू निकालते हैं। मेरे सबसे पहली वैल्यू है x की क्या क्या वैल्यू रखने पर y की क्या क्या वैल्यू आएगी इक्वेशन नंबर 1 के लिए। तो ये y को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। हम x की वैल्यू 0 वगैरह प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू के लिए इक्वेशन ये होगा और ये y की वैल्यू। ठीक, उसके बाद में जहाँ पे मेरे पास इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। उसके बाद में दूसरी इक्वेशन क्या है मेरे पास में, दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू -4। किसके लिए, किसके लिए, ये इक्वेशन है x और y के लिए। ठीक है बच्चों, मान लीजिए मैंने x की वैल्यू रखी 0, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, y की वैल्यू मिलेगी 10। मान लीजिए मैंने x की वैल्यू रखी 1, तो मुझे y की वैल्यू कितनी मिलेगी, y की वैल्यू होगी 9। x की वैल्यू रखी मैंने 2, तो y की वैल्यू कितनी होगी 8। 3 7 4 6 5 5 6 4 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलती जाएगी। ठीक है, सिमिलरली मैं यहाँ पे x की वैल्यू प्लॉट करती हूँ। x की वैल्यू 0 होगी मेरी, तो क्या होगा, x की वैल्यू अगर 0 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, +4। अगर x की वैल्यू मेरी 1 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, 1, उधर जाके प्लस हो जाएगा, -5, माइनस से माइनस कैंसिल, +5। 2 रखेंगे आप तो कितनी मिलेगी आपको 6, 3 रखेंगे आपको कितनी मिलेगी आप लोगों को 7, 4 रखेंगे आपको लोगों को कितनी मिलेगी 8, 5 रखेंगे तो आप लोगों को कितनी मिलेगी 9, और 6 रखेंगे तो आप लोगों को कितनी मिलेगी 6 रखेंगे, तो यहाँ पे 6, वहाँ पे 6 जो है -10, जो कि बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मैं इसको अवॉइड कर रही हूँ। ठीक है, अब इसको हम ग्राफ पेपर में प्लॉट करते हैं। ये हमारा ग्राफ x डैश y डैश, वैल्यूज़ है मेरे पास में 0 1 2 3 4
5, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू मैंने नहीं ली है बट फिर भी मैं लिख लेती हूँ 1 2। एक्स के वाई की पॉजिटिव वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। वाई की वैल्यू भी नेगेटिव नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास संख्या है, तो संख्या नेगेटिव में नहीं आती है, हमें पता है। मतलब हम बच्चों की संख्या बता रहे हैं, संख्या नेगेटिव में आती है बट यहाँ हम बच्चों की बता रहे हैं तो वो नेगेटिव नहीं होंगे, इसलिए मैं नेगेटिव नंबर्स को नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं हम पहली इक्वेशन जो हमारी कि एक्स वैल्यू 0 रखने पर वाई की वैल्यू क्या मिली 10, फिर एक्स की वैल्यू 1 पर वाई की वैल्यू कितनी है 9, एक्स की वैल्यू 2 पर वाई की वैल्यू कितनी है 8, फिर 3 पर कितनी है 7, 4 पर है 6, 5 पर है 5 और 6 पे है 4, ठीक है। ये इस तरीके से। तो हमारा जो पहला लाइन होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे 10 सपोज होगा तो ये यहाँ से इस तरीके से जाएगा आपका पहला लाइन जो होगा, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन दे देती हूँ, कौन सी इक्वेशन है मेरी, x + y = 10, ठीक। अगली इक्वेशन मेरी कौन सी है, x - y = -4। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू कितनी है 4, 1 पर कितनी है 5, 2 पर कितनी है 6, 3 पर कितनी है 7, 4 पर कितनी है 8 और 5 पर कितनी है 9। तो आप लोगों को जो वैल्यू यहाँ आ रही है, नई जो इक्वेशन मिल रही है वो मुझे क्या मिली है, वो मुझे मिली है ये, ठीक है। ये कौन सा मेरा है, x - y = -4। तो आप लोग देखेंगे कि दोनों जो लाइन है वो किस पर इंटरसेक्ट कर रही है, वो इंटरसेक्ट कर रही है 0.37 पर, ठीक है। 3 मीन्स x की वैल्यू, y मीन्स 7 मतलब y की वैल्यू। तो मुझे मिल गया x मैंने माना था लड़कों की संख्या और y मैंने मानी थी लड़कियों की संख्या। तो ग्राफ मेथड से हमें पता चल गया कि लड़कों की संख्या कितनी है 3 और लड़कियों की संख्या कितनी है 7। तो इस तरीके से अगर हमको कोई भी दो चर के रैखिक समीकरण दिए हो और कहा गया है उनका सॉल्यूशन निकालिए किस मेथड से, ग्राफी मेथड से, तो हम इस तरीके से दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पर प्लॉट करके देख सकते हैं कि वो एक दूसरे को कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो उनका 1 सॉल्यूशन, बहुत सारे पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनका अनंत सॉल्यूशन होगा, और अगर वो दोनों पैरेलल चले जा रही है, समांतर जा रही है, तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सिमिलरली आप लोगों को इसका एक और एग्जाम्पल दिया गया है सेकेंड। तो आई होप सो आप इसमें को एग्जाम्पल को समझकर उस एग्जाम्पल को करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको उसमें कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हेलो बच्चों, तो आपकी प्रश्नावली 3.1 या एक्सरसाइज 3.1 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आप लोगों को बोला गया है कि जो भी आप लोगों को इक्वेशन दी हुई है उनका कंपेयर कीजिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 से, और जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़े थे उसकी मदद से बताइए कि जो आप लोगों की इक्वेशन है उनके कोई सॉल्यूशन है या नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नहीं। तो आप लोगों का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो आप लोगों को दिया हुआ है 5x - 4y + 8 = 0, और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 7x + 6y - 9 = 0। तो सबसे पहले तो मैं हम लोगों का जो जनरल फॉर्म है वो लिख लेती हूँ। हम लोगों का जनरल फॉर्म क्या है, हम लोगों का जनरल फॉर्म या व्यापक रूप है A1x + B1y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 = 0, ठीक है। अब इनको कंपेयर करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को पहले से, इक्वेशन नंबर 2 को दूसरे से कंपेयर करने पर हम देखेंगे कि हमें क्या मिल रहा है। A1 की वैल्यू है 5, B1 की वैल्यू है -4, C1 की वैल्यू है +8, A2 की वैल्यू है हमारी 7, B2 की वैल्यू हम लोगों की 6 और C2 की वैल्यू हम लोगों के पास में क्या आई है -9। अब इसको इस तरीके से लिखते हैं हम, A1/A2 अगर हम लिखने जाएंगे तो हमें पास क्या आएगा 5/7, B1/B2 लिखने जाएंगे तो हमारे पास में क्या आएगा -4/6 और C1/C2 हम लिखने जाएंगे तो हमारे पास में क्या आएगा 8/-9। तो आप देखेंगे कि 5/7 -4/6 और 8/-9 कहीं पर भी बराबर है क्या, नहीं है। मतलब A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों आपस में इक्वल नहीं है। डेट्स मीन जो हम लोगों का फॉर्मूला मेथड था वो क्या कह रहा था कि ये जो इक्वेशन दे रखी है वो एक संगत इक्वेशन है और इसका एक यूनिक हल है। हम लोगों से ये पूछा नहीं गया है कि क्या हल है वो बताइए, हमसे बस ये पूछा गया है कि ये बताइए कि आप लोगों का A1 A2 B1 B2 और C1 C2 से कंपेयर करने पर हमसे ये पूछा गया है कि बताइए इनके कितने सॉल्यूशन है
या नहीं है, एक सॉल्यूशन है या नहीं है, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो हम लोगों ने ये बता दिया हम लोगों की फॉर्मूला मेथड से कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। अतः दी गई इक्वेशंस का एक यूनिक हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 2। जनरल फॉर्म हम लोगों का यहाँ लिखा है, तो मैं इसी से कंपेयर कर लेती हूँ। तो आप इससे कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A1 इक्वल टू 9, B1 इक्वल टू 3, C1 इक्वल टू 12, और A2 की वैल्यू आप देखेंगे तो 18, B2 की वैल्यू आप देखेंगे तो 6, और C2 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 24। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, A1/A2 इक्वल्स टू 9/18, B1/B2 इक्वल्स टू 3/6, और C1/C2 इक्वल्स टू 12/24। इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा 1/2, इसको 3 से करेंगे तो 1/2, इसे 12 से करेंगे तो 1/2। तो आप देखेंगे कि A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों की वैल्यू क्या है, सिमिलर है। तो हमारी फॉर्मूला मेथड क्या कहती है, अगर तीनों की वैल्यू सेम हो तो हमारे पास में जो इक्वेशंस दी रखी है उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, उसके अनंत सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट हल होंगे। इसी तरह का अगर आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें आप लोगों को आपको सॉल्व करके देखना है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कोई दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।